आज इसके आगे कहानी हम शुरू करते हैं और वो है भाग 4। क्या है? भाग 4। नीति निर्देशक तत्व। इसका जो आर्टिकल है वो है 36 से लेकर 51 तक। तो कोई हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं बेटा? डीपीएसपी। डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा? आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक केवल 2 ही देश में मूल रूप से है, आयरलैंड और भारत में। है तो बहुत जगह, लेकिन हम जिससे ग्रहण किए हैं, जिससे प्रेरणा पाए हैं, वो है आयरलैंड। और दोनों में हमारा संविधान में डीपीएसपी और आयरलैंड के संविधान के डीपीएसपी में एक बात समानता है कि वो भी वाद योग नहीं है और ये भी वाद योग नहीं है। मतलब न्यायालय के द्वारा इसको लागू कराया नहीं जा सकता। राज्य का नीति निर्देशक ये निर्देश दे रहा, नीति को निर्देश दे रहा कि राज्य कोई भी नीति बनाए, कोई भी काम करे, तो इन आर्टिकलों को, यहां से यहां तक के आर्टिकल को आप एक बार स्मरण कर ले, तब आप जनता के लिए अच्छा कानून बना सकते हैं। ये कल्याणकारी राज्य को बताता है। क्या कहता है बेटा? कल्याणकारी राज्य को बताता है। तो आप इसको लिख सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। क्या लिख सकते बेटा? लोक कल्याणकारी राज्य को बताता है। मतलब ये डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को डेवलप करता है। और डीपीएसपी में है क्या? एक्चुअली हम बार बार राज्य का नीति निर्देशक तत्व ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? डीपीएसपी। और वो आपको समझना होगा कि डीपीएसपी मतलब क्या होता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। देखिएगा डीपीएसपी में क्या क्या है, क्या क्या कहना चाह रहा है वो, क्या क्या कहना चाह रहा है वो। हमने कहा अभी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये क्या स्थापना करना चाह रहा है? ये और क्या स्थापना करता है बेटा? थर्ड पॉइंट में आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का स्थापना करता है। क्या करता है बेटा? स्थापना करता है। हमने कहा आपको कि डीपीएसपी किस भाग में है? 4 भाग में। इसका आर्टिकल कहां से? 36 से 51 तक। ये कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। ये क्या है? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य को बताता है और ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का स्थापना भी करता है। इसमें सबसे बड़ी बात है बेटा, आपको समझना होगा कि इसमें जो आर्टिकल 4 है वो कहता है डीपीएसपी के बारे में, जो हमारे संविधान में कहा गया है कि ये गैर न्यायवाद है। क्या बेटा? गैर न्यायोचित। आप अपना मत समझिए। ये डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
इसे कहते हैं वाद योग नहीं, वाद योग नहीं, वाद योग नहीं। अब देखिए बेटा, जब आपको हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे, तो आप लोग को पता था होगा, देखिएगा आप नोट्स उलट कर, कि हमने कहा था कि 1945 में फंडामेंटल राइट्स के लिए सप्रू कमेटी का गठन हुआ, सप्रू कमेटी का क्या बेटा? गठन हुआ। अब सप्रू कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स का सुझाव दिया था और इन्होंने कहा था कि इसे 2 भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में बांट दिया जाए? पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग कहते हैं फंडामेंटल और दूसरा भाग डीपीएसपी। क्या कहते बेटा? डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स बेटा को तत्काल प्रभाव में मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया, लेकिन बाकी जो बचा, बोला कि हमारे पास संसाधन इतने नहीं है कि हम सब चीज एक ही बार में लागू कर सकें, तो इन्हें फंडामेंटल राइट्स के रूप में ना लागू करके क्या किया? राज्य के नीति निर्धारित तत्व के रूप में लागू कर दिया गया और कहा कि जैसे जैसे संसाधन में बढ़ेंगे वैसे वैसे इनसे कुछ चीजों को निकाल कर हम कहां ले जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 36 क्या बेटा? डीपीएसपी के परिभाषा का अर्थ वही है जो भाग 3 का, किसका बेटा? भाग 3 का आर्टिकल 12 का है। इतना बातें लिखा हुआ, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में परिभाषा है वही परिभाषा कहां मिलता है आपको? आर्टिकल 36 में। तो उतना पजल नहीं होना है, केवल ये जानना है कि आर्टिकल 36 में क्या है? परिभाषा, और परिभाषा किसका है? डीपीएसपी का। किसका है? डीपीएसपी का। अब आते बेटा आर्टिकल 37। क्या आते? आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में है क्या? कुछ भाग, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। देखिए आपके आर्टिकल 37 में सिंपल लिख दिया बेटा कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मतलब ये क्लियर नहीं किया, हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है बेटा आर्टिकल 37 में कहता क्या है वो सरल भाषा में समझिए। कहता है कि ये जो भाग है 4, भाग 4 जो है वो न्यायालय में वाद योग नहीं है। सीधा कहा है कि डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मतलब इस न्यायालय आपको दिला नहीं सकता। देखिए हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं बेटा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वाद योग्य क्या है? वाद योग्य है, क्योंकि इसके लिए 2 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट जाता है 32 और ये 226 हाई कोर्ट जाता है। ऐसे कहते हैं रीट। क्या कहते हैं बेटा? रीट कहते हैं। तो पिछले वीडियो में आप देखेंगे सारा चीज विस्तार से चर्चा है, रीट क्या है। अब देखिए बेटा ये वाद योग्य नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि ये आर्टिकल 37 कहता है बेटा कि न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकता। अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। क्या कहते हैं बेटा? अंतर्विष्ट तत्वों का लागू
होना, मतलब इस भाग में जो भी है वो अंतर्विषय तत्वों का लागू होगा, लेकिन न्यायालय द्वारा नहीं होगा, न्यायालय द्वारा नहीं होगा, न्यायालय द्वारा नहीं होगा। पूरा लिखता है बेटा, इसमें कहता है कि इस भाग के अंतर्विष्ट उपबंध में किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। आप मत समझिए उतना, मैं समझिए कि आर्टिकल 37 कहता है कि अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अब आर्टिकल 38 क्या बेटा, आर्टिकल 38 यहां से कहानी आपकी वास्तविक रूप में शुरू होगी। देखिए बेटा, आर्टिकल 37 और 38 में कॉमन अंतर है। आर्टिकल 37 आपको प्रकृति बताता है, प्रकृति क्या होता है बेटा, प्रकृति मतलब डीपीएसपी कहता क्या है, करना क्या चाहता है, वो आपको उसका प्रकृति बता, नेचर बता रहा है कि क्या है इसमें, कैसे इसका नेचर है। लेकिन आर्टिकल 38 उद्देश्य बताता है, क्या बताता है, उद्देश्य बताता है डीपीएसपी का। किसका बताता है उद्देश्य, डीपीएसपी का। ये दो कॉमन अंतर है आर्टिकल 37 और 38 में। आपसे 37 क्या बताता है, तो डीपीएसपी का प्रकृति बता रहा है, प्रकृति ये नेचर। और आर्टिकल 38 क्या बता रहा है, तो डीपीएसपी का उद्देश्य बता रहा है। क्या बता बेटा, उद्देश्य। इसमें कहा गया बेटा कि राज लोक कल्याणकारी में अभिवृद्धि, राज लोक अभिवृद्धि, और कुछ है क्या बताइए आप लोग। अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, राज लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। देखिए वर्ड को समझिए, राज है कि क्या कर, लोक कल्याण क्या करेगा, अभिवृद्धि। क्या करे बेटा, अभिवृद्धि मतलब विकास करेगा। और इसके लिए क्या करना होगा, उसको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होगा। ये आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण में, लोक कल्याण में क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा, लोगों के कल्याण में विकास करेगा, और डेवलपमेंट उसको करेगा, विकास करेगा, जनता को और समृद्ध बनाएगा और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा। ये नहीं कि किसी एक को बहुत तेज बढ़ा दिया, एक को घटा दिया, ऐसा नहीं करना है। समाज के सभी लोगों को, अमीर से लेकर गरीब तक, सबको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसका खंड दो भाग में, खंड इसका 2 है बेटा। तो 38 का हम ए आते हैं, क्या आते हैं बेटा, 38 का ए। इसमें क्या कहता है बेटा, 38 का ए कहता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि राज ऐसी सामाजिक व्यवस्था, क्या राज ऐसी सामाजिक व्यवस्था राज ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें, यहां लिखते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रत्येक नागरिक को मिल सके। बस इतनी ही बात है इसमें। 38 के ए में क्या कहता है बेटा, 38 एक में मुख्यतः ये कहता है, राज ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक नागरिक को मिल सके। मतलब इसमें कहता है बेटा कि जो न्याय है वो कैसा होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए बेटा, ये सेम बात आपको कहां मिलता है बेटा, प्रस्तावना में। कहां मिलता है,
प्रेम्बल में। प्रस्तावना में भी सेम बात मिलती है। और आपको कहाँ मिलता है? आर्टिकल 38 के 1 में, मतलब भारतीय संविधान में 2 जगह इसकी चर्चा है। एक तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, और एक 38 के ए में ये दो जगह देखिए, प्रस्तावना की भी चर्चा है। तो एक बात और है, प्रस्तावना भी वाद योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय इसको लागू नहीं करा सकता, डीपीएसपी को भी न्यायालय लागू नहीं करा सकता। इसकी चर्चा बाद में करते हैं, थोड़ा देर में, पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। हमने कहा 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक नागरिक को क्या हो सके? मिल सके। तो मतलब न्याय कैसे, कितने प्रकार का मिल सके? 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिल सके। मतलब ये सभी को, भारत के सभी नागरिकों को, राज्य के सभी नागरिकों को ये समान रूप से मिले। ये नहीं कि किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ज्यादा मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है, सभी को समान रूप से मिले, प्रत्येक नागरिक को। यहाँ कीवर्ड क्या है बेटा? प्रत्येक नागरिक को मिले। अब बेटा इसी में पढ़ना है आपको, लास्ट है 38 का बी। क्या पढ़ना है बेटा? 38 का बी। इसमें कुछ नहीं कहता बेटा, बहुत सरल है। इसमें कहता है कि लोगों में जो असमानता है, लोगों में असमानता को कम करना, लोगों में असमानता को कम करना। इसमें कहता बेटा, और एक चीज उसमें जोड़ दिया है कि समाज में लोगों के बीच जो विभिन्न समूह हैं आपके राज्य में, विभिन्न समूहों के बीच प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विभिन्न समूहों के बीच प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करनी। इसमें कहता है बेटा कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करनी है। लोगों में आपके राज्य में जो भी लोग होंगे उनमें क्या देना है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना बेटा। तो अब देखिए बेटा, 36 कहता है क्या? अब याद करते हैं 36 क्या है? परिभाषा। 38 अंतर्विषय तत्वों का लागू होना, मतलब कहना है कि न्यायालय में डीपीएसपी लागू नहीं करा सकता, डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं करा सकता। 38 से बेटा लोक कल्याणकार में अभिवृद्धि, लोक कल्याण में क्या करना? अभिवृद्धि करना है। 38 का एक कहता है बेटा न्याय 3 प्रकार का, न्याय 3 प्रकार का। और 38 का भी कहता है कि समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले। ये हुआ 38। अब आते बेटा 39। क्या आते हैं? 39 कहते हैं बेटा राज्य के अनुसरणीय कुछ तत्व, पहले लिख दिए पॉइंट 8 क्या कहता है, फिर डिस्कस करते हैं। राज्य के अनुसरणीय कुछ तत्व, ये कहता है। अनुसरणीय मतलब फॉलो करना, मतलब राज्य को फॉलो करना चाहिए अपने नागरिकों के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, ये अनुसरणीय है, करना ही चाहिए। तो ये पूछता है, ये आर्टिकल सिंपल पहले पूछा था कि आर्टिकल 39 में क्या है, तो हम लोग बता देते हैं राज्य के अनुसरणीय कुछ तत्व। लेकिन अब ये बदल गया, अब बहुत सारी बातों को आपको समेटना होगा इसमें कि क्या कहता है। इसका खंड है बेटा, इसका 6 खंड है, A B C D E F। तो कितने खंड बेटा? 6 खंड है। खंड कितने? 39 के 6। अब 6 खंड में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पहले आते हैं 39 का A। क्या पढ़ते बेटा? 39 का A। आप 39 का भी लिख सकते हैं। 39 का A कहता है पुरुष और स्त्री। क्या कहता बेटा? लिखिएगा आप लोग। पुरुष
और क्या दिक्कत है बताइए? दिख रहा है ना पीछे से? और बड़ा है? चलिए कोशिश कर रहे हैं। पुरुष और स्त्री को पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, और बड़ा, सभी नागरिकों को क्या देना है बेटा? समान रूप से जीविका। नागरिकों को जीविका, क्या बेटा? समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने हैं, के साधन उपलब्ध कराने हैं। तो ये कि समान रूप से मतलब क्या है? साधन उपलब्ध कराने। कहता है कि आपके राज्य में जो भी स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आपको क्या उपलब्ध कराना है बेटा? जीविका उपलब्ध कराना। ये कहता है 39 का ए। तो जीविका उपलब्ध कराने की बात कहां कहती है? 39 का ए में। सबको कीवर्ड से याद कीजिए तो याद हो जाएगा आपको। फिर आते हैं 39 का बी। उनचालीस का बी में ज्यादा कुछ नहीं बेटा। जो भौतिक संसाधन राज्य में, भौतिक संसाधन का स्वामित्व। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, इसमें कहता है कि भौतिक संसाधन, राज्य में भौतिक संसाधन का स्वामित्व कोई एक व्यक्ति ना हो, सभी में समान रूप से बटे। हमको पहले लिखे थे फिर समझाते हैं। स्वामित्व और नियंत्रण खुद देखिए, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। कहता है बेटा, अब इसमें ठेठिया में समझिए कि राज्य में जो भी संसाधन है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। राज्य में जो भी संसाधन है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति को ये सारे संसाधन का मालिक बना दे, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर जो भी फल है, सब्जी है, जो भी संसाधन है आपके, आटा चावल दाल गेहूं, वो सबको बटे। मतलब जो ऊपर बैठे हुए व्यक्ति उसको ही मिले और जो जब सबसे अंतिम में है उसको भी मिले। ये नहीं कि केवल ऊपर वाला को मिल जाए और नीचे वाला को कुछ ना मिले, ऐसा नहीं। इसे ही मिले और इसे ही मिले, सबको मिले। तो राज्य में जो संसाधन है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, यही कह रहा है। इसको समझिएगा, यही कह इसका ये अर्थ है। देखिएगा, भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण, कहते हैं स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम उपयोग, सामूहिक हितों का, किसी एक व्यक्ति का नहीं बेटा, सामूहिक हितों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। तो मतलब कि संसाधन है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए।
अब आते बेटा 39 का सी। क्या तो बेटा 39 का 39 का सी बहुत छोटा है बेटा। इसमें कहता है कि जो संसाधन है, जो संसाधन है, क्या बेटा, राज्य में जो संसाधन है, राज्य में जो संसाधन है उसका केंद्रीकरण ना हो। क्या ना बेटा, केंद्रीयकरण ना हो, केंद्रीयकरण ना हो। कहते राज्य में जो संसाधन है उसका केंद्रीकरण ना हो, मतलब कि किसी एक व्यक्ति के पास इतना अधिक जमा ना हो जाए कि दूसरा आदमी उस चीज को प्राप्त ही ना कर पाए। मतलब जो संसाधन है उसका भी केंद्रीकरण होना चाहिए, भी केंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब सभी को बंटना, सभी में बंटना चाहिए। केंद्रीकरण ना हो मतलब किसी एक व्यक्ति उसका मालिक ना बने, राज्य में सही व्यक्ति के पास वो थोड़ा थोड़ा ही जाए लेकिन जाए। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा बेटा कि राज्य संसाधनों का, राज्य में जो संसाधन उसका केंद्रीकरण ना हो या विकेंद्रीकरण हो, विकेंद्रीकरण हो, किस आर्टिकल में कहा गया? तो आप बोलेंगे 39 का सी, 39 का सी। हम फिर आएंगे, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। अब आते हैं 39 का डी। ये हर बार पूछा है बेटा, हर बार पूछा है। इसमें कहते हैं कि सामान्य कार्य के लिए, क्या बेटा, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, वेतन महिला और पुरुषों के लिए, किसके लिए बेटा, पुरुष एंड महिलाओं के लिए। और ये 1976 में लागू कर दिया गया। कब किया गया? 1976 में लागू किया गया। लागू किया गया। आपको याद होगा समान पारिश्रमिक अधिनियम, क्या लिखा है बेटा हम आपको? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में ये कहा गया बेटा। आपको आर्टिकल जब हम 24 पढ़ा रहे थे, आर्टिकल 24 पढ़ा रहे थे, इसको पढ़ाए थे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976 में। इसके तहत कहा गया था कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। पहले क्या था 76 से पहले कि पुरुष और महिला दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, तो पुरुष को ज्यादा महिला को कम मिलता था। तो ये सामाजिक भेदभाव को दर्शाता था, सामाजिक भेदभाव को दर्शाता था। तो ये नियम बनाया 1976 में और लागू किया गया कि नहीं, अब जो भी काम होगा, सेम काम अगर सेम महिला पुरुष कर रहे हैं, एक ही महिला पुरुष कर रहे हैं एक ही काम को, तो समान वेतन दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं 39 का ई। ये क्या कहता है बेटा? देखिएगा, राज्य को व्यवस्था करने कहता है। क्या कहता है बेटा? राज्य ऐसी व्यवस्था करे, व्यवस्था करे। तो बोले व्यवस्था किसके लिए करें? तो बोलेंगे पुरुष और महिला लोग के लिए। किसके लिए करेंगे? राज्य ऐसी व्यवस्था करे तो किसके लिए? तो बोलेंगे पुरुष और महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था करे, व्यवस्था करे। तो क्या व्यवस्था में क्या करना बेटा? बोले कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे किसके लिए? पुरुष और महिलाओं के लिए, कि स्वास्थ्य और शक्ति, स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। क्या होना है बेटा? दुरुपयोग ना हो सके, दुरुपयोग ना हो सके, दुरुपयोग ना हो सके। मतलब जो महिला और पुरुष है ऐसी व्यवस्था करना कि तो स्वास्थ्य भी खराब ना हो, उनकी शक्ति क्या ना हो सके,
दुरुपयोग है। इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया है कि बालकों के साथ भी दुरुपयोग ना हो। पुरुष और महिला तो है ही है, साथ ही बालकों का भी दुरुपयोग ना हो। किसका ना बेटा? बालकों का। अच्छा, आपको हम एक आर्टिकल पढ़ाए थे, आर्टिकल 24 पढ़ाए थे ना। ये आर्टिकल 24 हम पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि ये बालक से, किससे बेटा? बालक से संबंधित आर्टिकल है। और बालकों की रक्षा के लिए कुल 3 आर्टिकल है, कुल 3 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 3 आर्टिकल है। मुख्य रूप से आर्टिकल है 24, फिर है 39 का ई और 39 का एफ। ये 3 आर्टिकल है, ये 3 आर्टिकल मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो अभी हम पढ़ा रहे थे ई पढ़ा है। इसमें कहा गया बालकों का कोई दुरुपयोग ना हो, ऐसा व्यवस्था करे जिसमें पुरुष महिला और बालकों का दुरुपयोग ना हो और उसका स्वास्थ्य भी खराब ना हो। अब यहाँ एक आर्टिकल बचा बेटा, उसको भी लिख ही लीजिए। इसको थोड़ा मिटा के यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें आर्टिकल 39 का एफ, इसमें कुछ नहीं है बेटा। इसमें बस एक वर्ड बोला गया है। यहाँ क्या बताया बेटा? राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि पुरुष महिला और बच्चों का स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। मतलब 39 का ई में 3 बातें कहा गया है। मेल फीमेल और चाइल्ड के बारे में उसके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। यहां पर मुख्य रूप से बच्चों को शोषण से मुक्त रखने की बात कही गई है। क्या कहेगी बेटा इसमें? बच्चों को शोषण से मुक्त रखा जाए। क्या रखा जाए बेटा? शोषण से मुक्त है, बड़ा लाइन, लेकिन हम बता रहे सिंपल भाषा में कि आर्टिकल 39 का एफ क्या कहता है कि बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षा की बात करती है। बच्चों के शोषण से मुक्त रखा जाए और इसकी रक्षा करें, और इसकी रक्षा करें, पूरा लिखेंगे रक्षा करें, ये बात कहता है। अब देखिए बेटा, हमने कहा था ना कि बालकों की रक्षा के लिए, बालकों की रक्षा के लिए कुल 3 आर्टिकल है। आर्टिकल कुल कितने बेटा? 3। तो पहला था 24, फिर था 39 का ई और फिर 39 का एफ। ये हो गया बेटा। अब एक आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कुछ नहीं कहता बेटा। आर्टिकल कहता है पंचायत राज की व्यवस्था। तो पंचायत की स्थापना करने की बात आर्टिकल कौन करता है? 40। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो या ना हो, इसकी चर्चा कौन करता है? आर्टिकल 40। और स्थापना करने की बात करती है। गांधी जी का उद्देश्य में शामिल था, गांधी जी की विचारधारा से लिया गया था इसको। तो हम 51 कंप्लीट होने दीजिए और हम बताएंगे कि 36 से 51 में कौन सा सामाजिक कारण है, कौन सा उदारवाद के कारण है और कौन सा गांधी विचारधारा से प्रभावित है, वो हम लास्ट में बता देंगे आपको। पहले ये कंप्लीट हमको 51 करने दीजिए। तो कैसे याद रखें पंचायत आप कैसे याद रखें? कॉमन सी बात है। देखिए ये हो गया प और प के ऊपर 0, प और ऊपर 0। तो 40 में क्या है? पंचायत। 40 में क्या है? पंचायत। 40 में क्या है? पंचायत। फिर से देखिए ये 4 चला ना बेटा, ये 4 है और ये 0, ये 0। तो पंचायत क्या है? पंचायत। तो 40 में क्या है? पंचायत राज की व्यवस्था करना। और ये कौन करेगा? राज करेगा। कौन करेगा? राज के कर्तव्य है ये। तो ये डीपीएसपी मूलतः किसको निर्देश देता है? राज को। किसको देता है? राज को निर्देश देता है कि राज को ये काम करना चाहिए। जरूरी नहीं कि राज सब काम को करे, लेकिन करना चाहिए। हम निर्देश दे रहे हैं जिससे आम जनता का विकास हो सके। आज इतने रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।